आपने नेताओं का महासम्मेलन देखा होगा, साधु संतों का महासम्मेलन होगा, लेकिन इस समय ज्योतिषी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुंबई के मलाड स्थित चिंचोली बंदर के एकादश ज्योतिषी वास्तु महासम्मेलन की तरफ से ज्योतिषी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस समय हमारे साथ में हैं आनंद विश्वास मेहता जी, जो इंदौर से आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे ये राजनीति और शेयर मार्केट के बारे में लोगों को बताते हैं। सबसे पहले तो आपका मुंबई में स्वागत है। हम लोग राजनीतिक भविष्य देखते हैं, इसके अंदर हम चुनाव की तिथियां निकालते हैं। किस तारीख में यदि चुनाव होता है तो पार्टी को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, किस समय चुनाव होता है तो जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके विपरीत मतदान जाता है। इसका हम प्रेडिक्शन करते हैं। इसके साथ ही जो राजनेता लोग होते हैं उनके चुनाव जीतने और हारने, उनके कुंडली के अनुसार उनके ग्रहों को देख के हम बताते हैं कि इस समय आपका समय बहुत बलवान है, आप चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित ही विजयश्री को प्राप्त होंगे। और हम यह भी बता देते हैं कि इस समय आपका समय कमज़ोर है, तो आप या तो चुनाव न लड़ें या फिर बहुत ही एहतियात के साथ और ताकत के साथ चुनाव लड़ें ताकि आपकी विजयश्री प्राप्त हो। आप बात कर रहे हैं चुनाव की। इस समय मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, मतदान हो चुका है। आप किसकी ज्योतिषी वहाँ पे बताएं और किसकी वहाँ पे जीत होगी उसको लेकर थोड़ा भविष्यवाणी कर दें। हमने बहुत ही पहले भारतीय जनता पार्टी की जीत का बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार बनेगी, मगर सरकार बड़ी कसमकस में बनेगी। और हमने कुछ नेताओं को बता भी दिया था कि आप 110 से 12 सीट पर आकर के सीमित हो रहे हैं। इस प्रकार से 40 से 50 सीट जो वर्तमान में वहाँ पर है वह कम हो रही है, तो पार्टी को बहुमत बहुत ज़्यादा होता। मगर चूंकि उस तारीख के बाद शनि ने नक्षत्र परिवर्तन कर दिया, इस कारण से वहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं। उमा भारती जी के साथ बहुत ही बढ़िया एक बात रही थी कि वह सन्यासीन थी, मगर सन्यासी होने के साथ में उनके स्वभाव में राजनीति करना थोड़ा नहीं था। इस कारण कुछ वैचारिक मतभेद होने के कारण उनको पदत्याग करना पड़ा। जिस प्रकार से एक राजनीतिक की विचारधारा मानसिकता होनी चाहिए, उसके अंदर हमारी उमा भारती जी फिट नहीं बैठ पाई और उन्होंने अपने अनुसार शासन चलाने की कोशिश की, जो कि शासन के अंदर बहुत सारी बंधन होते हैं, बहुत सारी बातें होती है जिनके कारण कि राजनेता खुलकर कोई काम नहीं कर पाते। उसमें उमा भारती जी फिट नहीं बैठी। उनका पूजा पाठ वगैरह सब बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही बढ़िया योग्य साधिका हैं, साथ ही बहुत ही योग्य प्रशासिका है। अभी वर्तमान में वह केंद्र की राजनीति में है। नहीं, नर्मदा यात्रा से उनको शासन मिल जाए या सत्ता परिवर्तित हो जाए ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया, मगर नर्मदा यात्रा से लाभ मिलता है। तो उन्होंने जो यात्रा निकाली थी उसके दो कारण थे। एक तो उन्होंने यात्रा निकाली, धार्मिक उनकी अपनी यात्रा थी कि मैं यात्रा कर लूँ। दूसरा उनका था कि नर्मदा किनारे मध्य प्रदेश का 75% भाग आता है, तो दोनों तरफ उन्होंने नर्मदा यात्रा के माध्यम से जनसंपर्क भी कर लिया। और चूँकि उस समय कांग्रेस बहुत कमज़ोर थी तो उनकी यात्रा से कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है और इस कारण कांग्रेस की सीटें वहाँ पर बहुत बढ़ रही हैं, मगर सत्ता मिले यह मुझे दिखाई नहीं देता। 2019 में मैं देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही मजबूत देख रहा हूँ। अभी करीब 1,500 पॉइंट की गिरावट आने वाले 6 महीने में आएगी। उसके बाद में फिर हमारा निफ्टी 12,000 के ऊपर निकलेगा। हम बात कर रहे हैं आज के सम्मेलन की। ये सम्मेलन किस लिए किया, यहाँ पे आयोजन किया गया है और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सम्मेलन का उद्देश्य होता है जो हमारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विद्वान कार्यरत हैं, वह विद्वान यहाँ पर आकर अपने अपने शोध पत्रों का वाचन करेगा, जिससे जो नव विद्वान हैं और एक दूसरे के विचारों को जानने की, नए शोधों को जानने की, जिससे कि वह अपने आम जनमानस को, अपने जातकों को लाभ पहुँचा सके, उन सभी पर यहाँ पर विचार मंथन होगा और उन्हें नई नई बातें यहाँ पर सीखने की मिलेंगी कि किस प्रकार से किसको क्या तकलीफ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाना चाहिए, उसका उपाय क्या किया जाना चाहिए, उसकी पूजा पाठ क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि आजकल रोज़ रोज़ परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन के अनुसार नए शोध भी हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि नए शोधों के द्वारा सभी लोग अपने भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को, अपने से जुड़े लोगों को बहुत लाभ पहुंचाएं। ये सम्मेलन रखने का एक ऐसा कारण है कि यहाँ पे बहुत सारे ज्योतिष होते हैं, अलग अलग प्रांत के होते हैं, अलग अलग उनका वो सिस्टम होता है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड है, न्यूमरोलॉजी है, रमन विद्या है, वास्तुशास्त्री है, उसमें अंक शास्त्री और क्या कहते हैं मंत्र शास्त्री, ऐसे बहुत ही विविध प्रकार के, नाना प्रकार के ज्योतिष हैं। तो लोगों को तो हमको संदेश पहुंचाना होता है, लेकिन कुछ ज्योतिष के अंदर इतनी पोटेंशियल होती है कि वो निकाल नहीं पाते, बता नहीं पाते, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है एक दूसरे से। तो जब एक मंच पर एक जगह आते हैं तो सबका अपना अपना जो विचार होता है तो वो विचार वो रख पाते हैं और उनके अंदर की पोटेंशियल, उनके अंदर की जो गरिमा है वो निकल आती है।
रत्नों के ऊपर जो चीज़ एक मैंने ऐसी देखी कि रत्न पहने आपने और तुरंत उसका रिजल्ट आपको मिलता है। इसका मैंने रखा है इंस्टेंट फास्ट फूड। तो फास्ट फूड में क्या है, पैक खोला, आपने निकाला और खाया। तो वैसे ही रत्नों का ऐसे ही है कि आपने बनाया, हाथ में पहना और आपकी तकदीर चेंज हो सकती है। तो तकदीर चेंज करने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मंत्र करना है या आपको रेमेडीज़ करनी है या पूजा पाठ करने हैं या हवन करने हैं। मैंने इतने सारे केसेस ये रत्नों द्वारा सिद्ध करके दिखाए हैं और कितनी लोगों की प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए हैं। तो रत्नों के बारे में लोगों के बहुत सारे अलग अलग विचार चलते हैं। कोई बोलता है अच्छा है, कोई नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन रत्न अगर सही तरीके से सही गाइडेंस लेके अगर पहना जाए तो उसका सही रिजल्ट मिलता है। तो ये सारे जो विचार होते हैं, जैसे हम मेरे अभी अपनी पर्सनल विचार है, वैसे और लोगों के भी विचार होते हैं। जैसे अभी टैरो कार्ड है, अभी जैसे रमन विद्या है, अभी मैंने नया सुना है कि मोबाइल से भी भविष्य देखा जाता है। तो ये नई टेक्निक लोगों ने निकाली है। तो जो नई नई टेक्निक निकालते हैं ज्योतिष में, तो ये नई नई टेक्निक क्या आ रही है तो लोगों को थोड़ा सा अलग लगता है कि क्या चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। इसके ऊपर ही मैं बहुत आज 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इसके ऊपर। इसमें क्या होता है, जैसे साल में ऋतु आती है, जैसे 3 ऋतु होते हैं, तो वैसे ही आपने भविष्य में जैसे महादशा होती है, तो महादशा जैसे चेंज होती है उसी हिसाब से अगर आपने रत्न पहने तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसका कारण क्या है, जैसे अभी पृथ्वी है, पृथ्वी में 7 ग्रह होते हैं और उसका प्रभाव अपने पृथ्वी पे होता है। वैसे ही अपना जो शरीर है पृथ्वी की तरह है, तो उसके अंदर अपने 7 चक्रस होते हैं। तो 7 चक्र जब डिसबैलेंस होते हैं तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। जैसे सूर्य है, अब जैसे पृथ्वी पे सूर्य होता है, तो जब सूर्य की प्रकाश अपने पृथ्वी पे होती है तब पृथ्वी खिलती है। आप तो सब जानते हैं, तो सब जीव जंतु मर सकते हैं या प्रलय हो जाता है। तो वैसे अपने शरीर में जब सूर्य की कमी यानी रक्त की कमी, जैसे बॉडी अंदर सूर्य हार्ट है, अगर हार्ट बंद हो जाए तो आप सोचिए क्या हो सकता है, ख़त्म हो जाता है इंसान। तो उसी हिसाब से अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है समझो, तो सूर्य का प्रभाव बढ़ाने के लिए हम माणिक देते हैं। लेकिन वो माणिक अगर नहीं सूट कर रहा है, उसकी महादशा अगर सही नहीं चल रही है, तो उसके ऑप्शन में जैसे उसका मित्र ग्रह है वो हम पहना देते हैं। जैसे सूर्य का मित्र है मंगल और दूसरा है गुरु, तो उनके कॉम्बिनेशन में क्या चलना चाहिए। जैसे इनकी राहु की महादशा चल रही है और उसको सूर्य पहनाने के लिए बोलते हैं, तो वो सूर्य हम पहना नहीं सकते क्योंकि उसका शत्रु ग्रह है। तो उसको अपोजिट में लेवल कौन कर सकता है, तो पुखराज कर सकता है, पन्ना कर सकता है। तो वो क्या है, पन्ना क्या है कि अपने शरीर के अंदर नसें होती हैं, उस नसों को वो पावर देता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन करवाता है। तो उसको वो अगर आपको सूट कर गया तो आपकी जो राहु की महादशा या सूर्य की महादशा अच्छी चल सकती है क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो उस तरीके से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि इस शास्त्र में हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है, इकोनॉमिकल हो गया। पुराने ज़माने में और ये ज़माने में बहुत फ़र्क आ गया है क्योंकि पहले के ज़माने में इकोनॉमिकल नहीं थी ये सारी चीज़ें। वहाँ उस समय में इतने सारे एडवांस सारी चीज़ें नहीं थी। अभी हर कोई, पहले तो हम लोग पानी नदी में से निकाल के पीते थे, बावड़ी में से निकाल के पी लेते थे। खाना है तो आपको कहीं पे से आश्रम में जाए मिल जाता था, तो पैसे की इतनी वैल्यू नहीं थी। आजकल आप अगर पानी भी पीना है तो आपको 15 रुपये से 50 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। चाय भी पीना है तो आपको 15 रुपये से 50 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। तो आजकल इतना है कि अगर आप किसी से एडवाइस भी देना है तो सोचते हैं कि उसका पैसा मिल जाए। तो उसमें क्या है, एक को एक देख के ये जो है ना, बहुत सारा इसको एक लोगों ने इकोनॉमिकल बना लिया है। तो इसमें क्या, कोई ठग भी आ जाते हैं, कोई नहीं भी आ जाते, सोचते हैं कि चलो हम भी सीख लेंगे, हम भी कर लेंगे, 2 किताबें पढ़ ली और ज्योतिष बन गए और वो हो गया। तो ये ऐसा सही नहीं है। अभी इसके वजह से क्या, ज्योतिष शास्त्र जो है बदनाम हो रहा है, इसी कारण बदनाम हो रहा है। लेकिन मजबूरी ये भी है कि अभी इस ज़माने में चलना है तो फ्री में भी नहीं कर सकते तो भी प्रॉब्लम है, और नहीं भी करते तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, मेरा कहना है कि अगर आप इस शास्त्र में उतर रहे हैं तो उसका पूरा ज्ञान ले, पूरे स्टडी करें और उसके बाद ही इसको आप आगे बढ़ाएं। नहीं तो क्या है, वो किसी के जीवन का प्रश्न होता है, किसी का लाइफ का प्रश्न होता है, वो आपके ऊपर पूरा फेथ करते हैं। अगर उनके साथ में, अगर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होगा तो नेचुरली उनका विश्वास तो उड़ना ही है।
देखिए ऐसा है कि मोबाइल से जो अभी नेट का होता है, नेट का क्या सबका एक सिंगल होता है। जैसे 5 नंबर आया तो 5 नंबर के कितने लोग हैं, तो 5 नंबर के हिसाब से लागू नहीं होता, इसको मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि सबकी कुंडली अलग होती है, लग्न अलग होता है। अभी किसी का लग्न अलग है, किसी की कुंडली अलग है, किसी की दशा अलग है, किसका नंबरिंग अलग है, तो उसका कैलकुलेशन क्या है वो मैं कभी कभी क्या होता है बोलते हैं अरे इसने बताया बहुत सही बताया, कभी होता है अरे इसमें लिखा सब बेकार है, तो वो कभी कभी मैच होती है, कभी कभी नहीं मैच होती है। वो तो लक के ऊपर है कि आपकी उसका उसके साथ सेट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। बाकी उसमें तो प्रॉपर अगर आपको गाइडेंस लेना है तो आप उसी से ले सकते हैं, तो एक सही ज्योतिष को मिलके ही ले सकते हैं। नहीं, वो 50% मैं मानती हूँ, क्योंकि जो अभी देखिए भाई 5 नंबर बोले, 5 नंबर का कुछ चीज़ें होती है कि 5 नंबर वाला ऐसा है, 5 नंबर बुद्धिमान है, 5 नंबर वाला हाइट से न्यूट्रल है, या जिस तरीके से उसके बारे में लिखा रहता है वो कॉमन चीज़ है, वो तो कॉमन इसमें लिखी रहती है, वो कॉमन चीज़ें अपने साथ भी लागू होती है। तो लेकिन उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो उसके साथ कनेक्ट नहीं होती है। वो तो वैसे कोई हर आदमी, हर आम इंसान ज्योतिष बन सकता है। अगर कंप्यूटर के थ्रू अगर इंसान बने तो आम आदमी भी ज्योतिष हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। लेकिन लोग वहाँ पे, मैंने ऐसे कितने मेरे पास ऐसे कस्टमर्स आए हैं कि वो बोलते हैं कि हमने इसमें पढ़ा था, हमने ऐसा पढ़ा था, ये पढ़ा था, वो पढ़ा, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो स्टडी करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और फिर हमारे सामने आते हैं। फिर हमको एक ही एक चीज़ जैसे धागा ने गुंथा हो जाता है, उसको निकाल निकाल के अच्छी चीज़ उनको समझानी पड़ती है, तब जाके वो सारी चीज़ें होती है। तो ऐसा ही है, तो मैं उसको 50% ही मानूंगी, जिससे कॉमन है। मेरा नाम प्रभाकर जोशी है। मैं सूरत से आया हूँ, गुजरात से। स्पेशलिस्ट ज्योतिष के प्रोग्राम के लिए आया हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा आयोजन है यहाँ पे और बहुत ही सुंदर ज्ञान की वार्ताएं हो रही है। बहुत एक दूसरे को जानकारी भी बहुत अच्छी हो रही है, अंक शास्त्र के ऊपर, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर, वास्तुशास्त्र के ऊपर, बहुत सारे सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ यहाँ मिल रही है और बहुत ही अच्छा एक दूसरे का ज्ञान का लेन देन हो रहा है। ज्योतिष तो बहुत ही प्राचीन और पौराणिक, बहुत ही अच्छी विद्या है, सत्य विद्या है। इसको आर्यभट्ट ने जब से शून्य की शोध की तब से बहुत ही आसान हो गया गणित करने के लिए। बहुत सुंदर विषय है। आप सभी को मेरा निवेदन है, आप इस शास्त्र का जितना हो सके प्रचार करिए। अच्छा है और सुंदर है। अब क्या देख रहे हैं ज्योतिष में? मेरा एक्चुअली हमारे बाप दादाओं का ज्योतिष का बरसों से, बहुत ही मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से वंश परंपरागत ज्योतिष का हस्तरेखा, जन्माक्षर देखना वगैरह कार्य है और बहुत ही सचोट और अच्छी तरह से हम लोग गणित करते हैं। इसमें अच्छी तरह से विद्या का मतलब में प्रचार करते हैं और सभी अच्छा काम करने का प्रयत्न करते हैं। इसमें हस्तरेखा तो बहुत ही गूढ़ विज्ञान है। इसके अंदर तो कुदरत ने बनाया हुआ रेखा है इसमें, और इसमें जितना भी आप अभ्यास करिए बहुत ही कम है और हम लोग जीवन भर इसके विद्यार्थी ही रहेंगे। इसमें हस्तरेखा के अंदर ऑलमोस्ट 90 से 95% सही होता है। और हस्तरेखा के ऊपर से तो आपने कैरो का नाम सुना होगा। काफ़ी ज्योतिष लोग हस्तरेखा के ऊपर से जन्म तारीख भी निकालते थे। अभी तो विद्याएं लुप्त होने को आई है, लेकिन अभी कंप्यूटर के ऊपर भी हस्तरेखा का बहुत सारा विश्लेषण हो रहा है। मैं भी सिंगापुर में था तो सिंगापुर में भी बहुत मैंने इसका, चाइना में, सिंगापुर में, सब तरफ बहुत सारा विश्लेषण देखा हुआ और बहुत ही गूढ़ रहस्य में हस्तरेखा का ज्ञान है। ऑलमोस्ट 90 से 95% सही तो होता ही है। ज़रूर करना चाहिए। कंप्यूटर का जो गणित है मनुष्य का हाथ से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही सही है। हमने आजकल सभी लोग ऑलमोस्ट कंप्यूटर से ही देखते हैं, क्योंकि मैनुअल जो हस्तरेखा हाथों से जो जन्मपत्री बनाते हैं उसमें सेकंड्स का फ़र्क आता है। पहले के ज़माने में सारा ज्योतिष शास्त्र इष्टघटी के ऊपर चलता था। जैसे अभी जयपुर में, दिल्ली में जंतर मंतर जो बने हुए हैं वो सारे वो इष्टघटी के ऊपर से ही बने हुए हैं। लेकिन अभी अंग्रेज़ लोग जब से यहाँ पे 150 साल पहले आए थे, 200 साल पहले आए थे, तब से उन्होंने कलाक मिनट के ऊपर से सिस्टम शुरू किया और कलाक मिनट के ऊपर से ही उन्होंने फिर ज्योतिष का गणना करके पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम से उन्होंने सारा काम आरंभ कर दिया। और आज की तारीख में कंप्यूटराइज से ही परफेक्ट आता है मेरे हिसाब से। ज्योतिष शास्त्र में देखिए 3 बातें होनी चाहिए परफेक्ट एकदम। एक तो गणित परफेक्ट होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान अच्छा होना चाहिए आदमी को, कि मुझे अगले आदमी का, जिसका हस्तरेखा मैंने हाथ में लिया हुआ है देखने के लिए, उसका भगवान अच्छा ही करे तो मेरा अच्छा होगा, ये भावना मन में होनी चाहिए। और कैलकुलेशन में एकाग्रता होनी चाहिए। अगर 3 चीज़ें अगर परफेक्ट हो जाएंगी तो ज्योतिष शास्त्र में हस्तरेखा देखना कोई बड़ी बात नहीं है, गणना करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। और हस्तरेखा में तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारा ज्ञान छुपा हुआ है और वो सही भी है, गलत नहीं है इसमें। मेरा नाम डॉक्टर हिना विजय ओझा है। मैं बम्बई से, कांदीवली महावीर नगर से हूँ और मैं 15-20 साल से रमल विद्या, रेकी ग्रैंड मास्टर,
टैरोट न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु के वर्कशॉप भी लेती हूँ। और यहाँ पे ज्योति माने और शिव मेहता के यहाँ पे जो ज्योतिष का महासम्मेलन हो रहा है बहुत ही अच्छा जा रहा है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी भी स्पीच है, रमल विद्या क्या है, तो उसके बारे में सबको मैं बताने वाली हूँ कि रमल विद्या क्या है। तो हाँ, रमल विद्या इतनी मशहूर नहीं है और वो ये विद्या लुप्त हुई थी और ये शंकर भगवान और पार्वती जी की विद्या है। उसके अंदर जब शंकर भगवान और पार्वती जी चौपाट खेल रहे थे तो वहाँ पे पासा रहता है। तो पार्वती जी ने बोला, नाथ आप इतने साल तपस्या में चले जाते हो तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ, आप मुझे ऐसी कोई विद्या सिखाए जो आपको पता हो। तो तभी शंकर भगवान के हाथ में जो पासा थे, चौपाट खेल रहे थे, तो वो पासा फेंक के उसके ऊपर से जन्म तारीख कैसे निकालनी है, बर्थ डेट कैसे निकालना है। किसी का जन्म तारीख नहीं है तो हम बर्थ डेट भी उसको बता देते हैं और उसका भविष्य भी हम दिखा देते हैं। 2 दिन में वो ये विद्या सिखा दी जाती है। और इसमें 16 भाव होते हैं, जो ज्योतिष में 12 भाव होते हैं, इसमें 16 भाव होते हैं। और इसमें कुंडली एकदम बिंदु और रेखा पे पूरी कुंडली तैयार की जाती है। और दूसरी जो कुंडली होती है ज्योतिष विद्या की, वो चौरस चौखटे में बनाई जाती है। उसमें 12 भाव है, इसमें 16 भाव है। तो इसके ऊपर से एकदम प्रिडिक्शन आता है परफेक्ट। उसमें साल महीना ये भी निकल जाता है कि बच्चे की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी। और जिसकी बर्थ डेट जन्म तारीख नहीं है तो कैसे उसका तारीख भी निकाले, पासा फेंक के हम वो भी बता देते हैं। तो सबको अच्छा लगता है और वो सीखने को भी आते हैं और 2 दिन में वो तैयार हो जाते हैं और आराम से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। देखो, सम्मेलन के प्रति मैं यही कहूँगा कि सभी ज्योतिषी के लिए जो है ये सभा रखी गई है। इस सभा में सभी को कुछ आदर सत्कार करके उनको यहाँ बुलाया गया है। सभी के नॉलेज यहाँ पर व्यक्त करना है, सभी को ज्ञान देना है, सभी को ज्ञान बांटना है। इस कारण ये सम्मेलन रखा गया है और सम्मेलन रखने वाले सभी कार्यकर्ताओं को हमारी जो है नमन है और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आपने इस कार्यक्रम को रखा और सभी ब्राह्मणों को यहाँ बुलाया। इसके लिए हम शुभकामनाएं मांगते हैं और आपको नमस्कार कहते हैं। और आपने ऐसे ये कार्यक्रम रखा है तो बहुत सुंदर कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आगे भी बढ़ता रहे। ज्योतिष, अभी ज्योतिष के प्रति हमारा यही मानना है कि यही कहना है कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष भविष्य है, लोगों को बताने का भविष्य यही है कि ज्योतिष के ऊपर आप बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य के विचार, मनुष्य का विवरण और मनुष्य कैसा है, क्या है, उसका भविष्य क्या है, वो क्या कर सकता है, उसका भविष्य में वो क्या बनना चाहता है, वो सभी चीज़ें ज्योतिष के ऊपर आधारित हैं। ज्योतिष के विषय में इसका एकादश ज्योतिष का बहुत बड़ा सम्मेलन है और बहुत अच्छा सम्मेलन है। काफ़ी ज्योतिषों को इसके बारे में ज्ञात है, किसी को ज़्यादा ज्ञात भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस प्रोग्राम में जो लोग विद्वान और ज्योतिष के बारे में जानते हैं और इसके बारे में कुछ सीखने भी मिलता है और साथ साथ में अच्छे विद्वानों से मेलजोल भी होता है और काफ़ी सारी इस चीज़ पर चर्चा होकर ये विद्या की सच्चाई के बारे में पता चलता है और लोगों को जानकारी मिलती है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी में भी इस विद्वता की जितनी हो सके अधिक से अधिक इसमें नए पीढ़ी को और लोगों को इसमें आना चाहिए और इस अभ्यास को अधिकतर नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस विद्वता को सम्मान भी मिलना चाहिए और इस विद्वता में काफ़ी लोगों को अभ्यास भी मिलना चाहिए। मेरी राय में मेरा अभ्यास हस्तरेखा ज्ञान में, फेस रीडिंग में और मनुष्य के विचार में, निर्णय में, नेत्रों में, उसके चेहरे में जितनी भी चीज़ें समझ में आती है। क्योंकि इंसान के अगर रेखाएं हैं तो सिर्फ 2 ही जगह पर है, एक हाथों की हथेली पर है, एक पाँव की तलियों पर है और एक मस्तक पर है। ये 3 जगह के अलावा ज्योतिष में हस्तरेखा का जो ज्ञान है वो किसी अन्य जगह पे नहीं है। देखिए, ये ज्ञान सदियों से है और ज्योतिष के ज्ञान में तो ज्योतिष भी एक तारों के ऊपर, नक्षत्रों के ऊपर, ग्रहों के ऊपर आधारित है। लेकिन मनुष्य का जन्म हुआ तो हस्तरेखा जन्म से ही मनुष्य के हाथ से निकलकर मनुष्य का अच्छा बुरा उतार चढ़ाव या तो उसके जीवन में विद्या, शिक्षा, बुद्धि, उसका विवेक, उसके हाथों की लकीरों पे ही होता है। और लकीरें बदलती है क्योंकि बाल्यावस्था में एक रेखाओं का देखना और फिर कुछ समय जैसे 7 महीने के बाद शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में तो दशा महादशाओं से समय बदलता है। लेकिन हस्तरेखा में 7 महीने के बाद रेखा बदलती है और उन रेखाओं में जो परिवर्तन होता है वो मनुष्य के विचारों के साथ, बुद्धि के साथ, कर्म के साथ और जैसा जैसा बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में
और बुढ़ापे से जैसे अंत क्षण तक भी आता है, तो उसके साथ जो होने वाली घटना है वो घटना हस्त पर हर प्रतिदिन प्रतिपल। इसीलिए सुबह के प्रभात में लोग अपने हाथ को, दोनों हाथों को एक तल करके दर्शन करते हैं, और हाथों के करतल दर्शन के बाद में उनको पता चलता है कि आज मुझे इस दर्शन से मेरे हाथ में कुछ लकीरें देखने मिली, कि आज यही है, क्या कल अलग होगी, कि बाद में कुछ बदलेगी। ये हाथों के लकीरों के ऊपर उसका देखने से और कई हाथों को देखने से उसको हस्तरेखा का ज्ञान बढ़ते जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े विद्वान कीरो, उनका ज्योतिष, हस्तरेखा ज्योतिष में बहुत बड़ा अभ्यास है। और मैं चाहता हूँ कि नई पीढ़ी को ये अभ्यास सबको लेना भी चाहिए। और कीरो की पुस्तकों में, हिंदी में, इंग्लिश में बहुत बड़े बड़े, और बीवी रमन, वर्ल्ड के बहुत बड़े ज्योतिष, हस्तरेखा ज्योतिष, बीवी रमन, जिनका बेंगलोर में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो है। और विदेश में कई ऐसे विद्वान जो यहाँ से, इंडिया से, हिंदुस्तान से, विदेश में भी इसको अपने अच्छे स्तर पर ज्योतिष की हस्तरेखा ज्ञान में बहुत बड़े विद्वान स्तर पर पहुँचे हुए हैं। तो हस्तरेखा मनुष्य को एक मार्ग दिखाने वाली, नूतन उसके जीवन में विचार लाने वाली, नूतन विचारों में उसके जीवन को प्रविष्ट करने वाली हस्तरेखा का अभ्यास है। ज्योतिष शास्त्र में ये एक ग्रहों की नक्षत्र पर, तिथि पर, गण पर प्रवृत्त होने वाली शिक्षा है, लेकिन ये शिक्षा, हस्तरेखा की शिक्षा, हर मनुष्य के हर दिन, हर समय विचार को लेके चलती है। कोई एक खूनी आदमी है, कोई डॉक्टर आदमी है, कोई इंजीनियर आदमी है, कोई भी बड़ा विद्वान है, तो भी उसका परिणाम उसके हाथों पर होता है कि उसके साथ क्या घटने वाला है, वो क्या करने वाला है, और वो आगे जाके क्या करेगा, उसकी बुद्धि कितनी तेज है, तीव्र है। ये सारी चीज़ें, शिक्षा, बुद्धि, विवेक, भाग्य, बहुत बड़ी इसमें गहनता छिपी हुई है। क्या संदेश देना चाहते हैं? आज ज्योतिष जो है वो एक बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है। ज्योतिषी जो है, बहुत सारे ज्योतिषी आज इस सम्मेलन में आए हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ज्योतिष जो है, जैसे हमारे जो गुरुवर्य है वारा मिहिराचार्य ने ज्योतिष को आरंभ किया, तो आप सभी जो है उन्हीं की तरह प्रकाशित हो और लोगों को मदद करें। हम गुरुकुल में यही शिक्षा देते हैं कि आप लोगों को मदद करें, उनके जन्म दिनांक, उनके सारे टाइम टेबल को लेकर के आप उनको एक सही गाइडेंस दें, उनको मार्गदर्शन दें, उनको आगे बढ़ने की एक प्रोत्साहन और प्रेरणा दें और सही मार्गदर्शन दें। और हम इसको जो है हमारे भारत के वैदिक पद्धति से, यानी कि वेदों में जो आया हुआ है उस पद्धति से ज्योतिष सिखाते हैं, जिसे हम पराशरी भी कहते हैं। और आज की डेट में मैं ज्योतिषियों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आज बहुत से ज्योतिषी रत्न वगैरह इन सब चीज़ों पे मानते हैं और उनको प्रेडिक्ट करते हैं। तो क्या आप जो रत्न वगैरह देते हैं, क्या आप उस चीज़ में पारंगत हैं? पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम दे रहे हैं, क्या हम उस चीज़ की पूरी जानकारी रखते हैं? क्योंकि आधी जानकारी जो है वो मनुष्य को कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है और सामने वाले मनुष्य को और ज़्यादा बड़ी पीड़ा में डाल सकती है। हाँ, यदि हम ज्योतिष का जो है सभी सिद्धांतों को अपने मद्देनज़र रखते हुए अगर प्रेडिक्शन करें या गाइडलाइन करें तो कभी नहीं चूकेगा। जैसे ज्योतिष में कितने ही फील्ड है, केपी पद्धति है, सीपी पद्धति है, पारंपरिक है, लघु पराशरी है, पराशरी पद्धति है, जैमिनी पद्धति है, वास्तु है, इतने से फील्ड है। तो आप यदि इन सभी को इस्तेमाल करते हुए अगर किसी को प्रेडिक्ट करो या गाइडलाइन दो तो वो सत्य ही होगा। सही है, बहुत अच्छा है। ज्योतिष गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है। बहुत ज्योतिष से गलत हो सकते हैं, बहुत ही ज्योतिष गलत देते हैं, ये गलत देना नहीं है, ज़रूरी है। और इसमें नंबर भी आना चाहिए। निम्न आदमी का जन्म होता है तो सही नाम से होना चाहिए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पितृदोष नड़ते नहीं है, कारसाब भी नहीं है, कोई भी दोष नहीं है, तो भी वहाँ सुखी है, क्योंकि वहाँ नंबर के ऊपर नाम है। आज देखो यहाँ नाम है तो नेगेटिव नाम किसका है? पंकज नेगेटिव, केतन नेगेटिव, राहुल नेगेटिव, जागृति नेगेटिव। इसको नाम सुधारना ही पड़ेगा। भले 2 लाख का अंगूठी पहनेगा तो भी अच्छा होने वाला नहीं। आज कितना भी पंकज देख लो, केतन देख लो। आज कश्मीर का मुद्दा भी यही है, नंबर के ऊपर। भरूच का नाम ब्रज था तो उसका नाम भरूच कर दिया, बॉम्बे था तो उसका नाम मुंबई कर दिया, बड़ौदा था तो उसका नाम बड़ोदरा कर दिया। जब तक कश्मीर का नाम नंबर सुधरेगा नहीं तब तक सुधरेगा ही नहीं। नरेंद्र मोदी कितना भी करे होने वाला ही नहीं है। ये ज्योतिषी महासम्मेलन का कार्यक्रम जय माँ दुर्गे ज्योतिष संस्थान की डॉक्टर ज्योति माने एवं उनके साथी श्री आनंद जी मेहता है,
उन्होंने ये ज्योतिष का कार्यक्रम आज जो रखा है, इसके अंदर विश्व के बड़े बड़े ज्योतिषी अपने अपने अनुभव बता रहे हैं और ये जन कल्याण के लिए और जनता के लिए बहुत अच्छा है, ताकि आने वाली विपत्तियाँ ज्योतिषी हर इंसान को अपने मनुष्य में बताते हैं। जो बताने के बाद किए जाने कर्मों से ज्योतिषी द्वारा बताए गए कर्मों से आदमी के अंदर अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, आने वाली घटनाएं टाल सकते हैं। ईश्वर ने जो लिखा है, जो उसकी कुंडली में लिखा है, वह तो होना है। पर ज्योतिषियों के इस महान सम्मेलन में ज्योतिषी अपने विचारों एक दूसरे को लेन देन प्रदान करने के बाद उसके अंदर से अच्छे तर्क निकाल के ये जगत और जनता को अपने विचार प्रदान करा के जनता को अच्छा राह दिखा के उन पे आने वाली आपत्तियाँ विपत्तियाँ एवं भारतवर्ष में रहने वाले जितने भी जीवन के लोग हैं उनको धर्म के मार्ग पर ले जाके उन सभी के प्राणी पशु और मनुष्य के जीवन पे आने वाली विपत्तियों को टालने का एक बहुत बड़ा माध्यम तैयार करके ये ज्योतिष सम्मेलन करके डॉक्टर ज्योति माने और आनंद मेहता जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और इस सम्मेलन में उपस्थित रहे हुए हमारे मलाड से सांसद भी उपस्थित रहे हैं, उन्हें वो भी बड़े प्रभावित हुए हैं। और इस तरह से हमेशा विश्व के हर देश में और भारतवर्ष के हर शहर में इसी तरह ज्योतिष सम्मेलन होने चाहिए, जिनकी वजह से जनता को, आम आदमी को ये मालूम पड़े कि उसकी कुंडलियों के अंदर कौन से ग्रह कहाँ है और कब उसे कौन सी आपत्ति आ रही है। ज्योतिष शास्त्र के बताए मार्ग पे चले थे वो अपनी आपत्तियों को टाल सकते हैं। आपके प्रश्न का यही उत्तर है कि आप 100% सच है। राजनेता हो या राजघराने के परिवार से राजा महाराजा के युवराज हो, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर पीढ़ियों से वंशों से वेदों के ज़माने पे विश्वास करते आए हैं। और ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके बाद वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इन्हीं के ऊपर राजकीय नेता लोग आजकल विश्वास करते हैं। और आपको शायद मालूम हो या ना हो, मैं जनता से ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश के जो बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी है, वो भी एक ज़माने में उन्होंने भी संन्यास ग्रहण किया था। वो भी बड़े ज्योतिषियों को मानते हैं और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चल रहे हैं। आजकल जहाँ तक माना जाए तो ये एक तरह से तो स्टोन है, पत्थर ही है, पर जैसे शनि है, गुरु है, बृहस्पति है, इन जो पत्थरों के अंदर अपनी एक ग्रेविटी, अपनी एक ऊर्जा है। और पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा लोग थे वो भी, और आज औरतें भी जिस तरह के गहने पहन रही है, जैसे पुराने ज़माने में राजा लोग मुगट के अंदर डायमंड लगवाया करते थे, पन्ना पहना करते थे, बृहस्पति पहना करते थे, इसका एक जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी तरह मानव जीवन के अंदर, मानव शरीर के अंदर इन स्टोन का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। ये ग्रह है, वायुमंडल में जो ग्रह है उन ग्रह को हिसाब से उसके स्टोन के कलर तय किए गए हुए थे। और वो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये जाना जा सकता है कि मनुष्य के जन्म के टाइम पे वो कौन से स्थल पे उसका जन्म हुआ था, कौन सी जगह, कौन सा वक्त था उसका जन्म का, और कौन से शहर में, कौन से डायरेक्शन में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंगल से कहाँ जन्म होता, उस हिसाब से कौन से ग्रह से वो प्रभावित थे। और जिस ग्रह से प्रभावित थे उस ग्रह का जो स्टोन तय किया गया है, वो स्टोन पहनने से उसकी ऊर्जा बढ़ती है। और जो नेगेटिव ग्रह है उनका स्टोन पहनने से उसकी नेगेटिव ऊर्जा कम होती है। तो ये ग्रह मंडल के जो अपने स्टोन है उसका भी अपना एक निजी महत्व है। और ये आपको ज्योतिष शास्त्र के ज्योतिष ही बता सकते हैं कि कुछ मनुष्य को कौन सा ग्रह का नंग स्टोन पहनना चाहिए। अब हम आपने बहुत कठिन और कुटिल प्रश्न पूछ लिया है, पर इसके उत्तर में हम आपको ये बात बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उन दिनों सन 2010 के अंदर गुजरात के अंदर स्थित चक्र में स्थित श्री अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ का आयोजन किया गया था। उस आयोजन के अंदर महायोगी पायलट बाबा द्वारा इस आयोजन किया गया था। उन दिनों नरेंद्र मोदी जी का महायोगी पायलट बाबा के साथ
हमने भेंट करवाया था, उन दिनों महायोगी पायलट बाबा ने पूरे यज्ञ से अपनी शक्तियाँ नरेंद्र मोदी जी में कन्वर्ट की थी कि जो 3 महीने 4 महीने पहले मंतव्य न्यूज़ चैनल के अंदर पद्माकांत भाई ने चौपाट का इंटरव्यू महायोगी पायलट बाबा का लिया था, उसमें महायोगी पायलट बाबा ने ठोक के बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश और हम खुद भी नरेंद्र मोदी जी जब तक चाहेंगे वो बड़ा प्रधान रहेंगे, उन्हें कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि उनको शक्तिपात किया गया है महायोगी पायलट बाबा द्वारा। और देश की जो हालात देखे जाए तो हमारा देश विश्व के अंदर 40 से 45 देश मुस्लिम देश हो चुके हैं, 80 से 85 देश क्रिश्चियन देश हो चुके हैं। हमारा भारत ही एक और नेपाली राष्ट्र ऐसे थे जो हम कहते थे कि हम एक हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र होने की कारण नरेंद्र मोदी जी खुद एक ज़माने में सन्यासी रह चुके हैं, हिमालयों में तपश्चर्या कर चुकी है, इसलिए और वो प्रखर साधना करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी नवरात्रि के 9 दिन के उपवास करते हैं, वो एक अच्छे देशभक्त है। हालांकि प्रजा ही राजगादी देती है, पर उनके योग है कि वो फिर से इस देश के बड़ा प्रधान बनने के उनके योग है। और अगर उनके पैरेलल अगर किसी के योग है तो प्रियंका गांधी जी के हैं, पर जब तक प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस पार्टी लॉन्च नहीं करेगी, नरेंद्र मोदी जी जब तक चाहेंगे तब तक इसके देश के बड़ा प्रधान रहेंगे। और हमें इस ज्योतिष सम्मेलन में डॉक्टर ज्योति माने और आनंद मेहता साहब ने बुलवाया है, हम आए हैं, निमंत्रित किया है। हम यहाँ आने से हमारे अपने आप की धन्यता अनुभवते हैं। यहाँ देश के और दुनिया के बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों को मिलके हम भी प्रसन्न हुए हैं। ये थे महामंडलेश्वर संजय गिरी जी महाराज, जिन्होंने कहा कि ज्योतिषी पर लोगों का विश्वास रखना चाहिए। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ जितेंद्र मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।